नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम आधुनिक भारतीय इतिहास में जो कि 1757 से 1947 ईस्वी के मध्य जो भी घटनाएं हुई हैं, उनकी स्टडी को कहा जाता है। हम आधुनिक भारतीय इतिहास से जो भी क्वेश्चन जिस भी एग्जाम्स में आए हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि चाहे वो यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, एमपीपीसीएस का हो या बीपीएससी का हो, यूपीएससी हो या बैंक का, या जो टेट और सुपर टेट के एग्जाम होते हैं, या क्लर्क में जो एग्जाम होते हैं, और डीएसएसबी और एसएससी सीजीएल वगैरह, रेलवे, जहां कहीं भी आधुनिक भारतीय इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब का एक कंपाइलेशन है। और रोज 10 सवालों को हम डिस्कस करेंगे, और उन 10 सवालों के अलावा जो है ना, हर क्वेश्चन में क्या क्या और स्टोरी है उसको भी डिस्कस करेंगे, ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और वो एग्जाम्स के लिए जो कि बहुत ही लाभदायक होगी। तो अभी हम आधुनिक भारतीय इतिहास को स्टार्ट करेंगे। उसके पश्चात जो है ना मेडिवल यानी मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद एंशिएंट यानी प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका रीजन ये है कि जो भी इतिहास के अगर क्वेश्चन आते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन में, तो 70 से 80% कंट्रीब्यूशन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारतीय इतिहास का ही होता है। तो इस वजह से एक बैकग्राउंड हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में ही पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है कि जो आधुनिक भारतीय इतिहास है उसको भी जो मोटे तौर पर 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट 1757 से 1857 तक का पार्ट है, पार्ट 1, जिसमें ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी हुकूमत या उसका रूल था। और उसके पश्चात जो पार्ट स्टार्ट होता है 1858 से लेकर 1919 के बीच का पार्ट है। ये पार्ट जो है ना, जो पुनर्जागरण का एक काल आया था, एज ऑफ रेनेसां, उस पीरियड में कई सारे जो है ना समाज सेवक आए थे, और उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियां उनका जो है ना विरोध किया था। जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, डी.के. कार्व हो गए, और कई सारी जो है ना सामाजिक संस्थाएं आई थी, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी होगी, विवेकानंद जी हो गए, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वगैरह, और देवबंद मूवमेंट वगैरह। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव पीरियड था जो 1858 से 1919 का था, जिसमें पुनर्जागरण को जो है ना स्ट्रेस किया गया था। उसके पश्चात जो 1919 से लेकर 1947 ईस्वी का पीरियड माना जाता है, वो एक स्ट्रगल बिगिन हुआ था। मतलब जो है ना संघर्ष का प्रारंभ जो है ना उस पीरियड को, और अंत जो है ना उस पीरियड को माना जाता है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन करेंगे वो पहले पीरियड का होगा, मतलब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था 1757 से लेकर 1857 ईस्वी तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, और बाकी लोग जो इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए भी। तो आपसे जो अनुरोध है कि आपके जो भी दोस्त हैं या सोशल मीडिया पर कहीं भी, उनको ये शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिले और उनकी तैयारी भी स्ट्रॉन्ग हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज अ पार्ट 1। तो जैसा कि मैंने बताया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था 1757 एडी से 1857 एडी का, वहां से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के एग्जाम्स में, उनका एक कंपाइलेशन है। उसके बाद हम सेकंड पार्ट भी लेंगे और थर्ड पार्ट भी लेंगे। इस तरीके से हम पूरा जो है ना सिलेबस जो है ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कंप्लीट करेंगे। तो आज का पहला सवाल है, प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के अधीन भारतीय प्रजा पर होने वाले अत्याचार का उल्लेख हमें निम्न में से किस स्रोत से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए एडमंड बर्ग की पुस्तक से, ऑप्शन बी मीर बाकी की कविताओं से, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग की डायरी से, ऑप्शन डी सियार उल मुताखरीन, एक लेखक हुए हैं उनसे। तो इनमें से करेक्ट आंसर है, आपको 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और आप गैस कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सियार उल मुताखरीन। ये लेखक हुए थे, उनकी जो रचनाएं हैं उनसे जो है ना जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आया था उनके बारे में पता चलता है। और जैसे कि हम जानते हैं, जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था वो बंगाल में स्टार्ट हुआ था 1765 ईस्वी में, और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या होता, दीवानी और निजामत राइट जो है ना, जो उस समय नवाब था बंगाल का, वो नजमुद्दौला था, उससे दीवानी और निजामत राइट अधिकार जो है ना छीन लिए गए थे।
बट एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार और रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार नजमुद्दौला के पास ही था। तो इसको डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी प्रशासन की दोहरी व्यवस्था कहते हैं। और इसमें जो है ना अत्याचार हुए थे लोगों के ऊपर, क्योंकि उनका जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और केवल जो है ना अथॉरिटी दिखाया गया था, केवल रेवेन्यू कलेक्शन मेन फोकस था। और वारेन हेस्टिंग जो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इस सिस्टम को समाप्त किया था 1772 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन से जुड़ी जो है ना ये इंफॉर्मेशन थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत सरकार के राजस्व का निम्न में से कौन सा प्रमुख स्रोत थे? एक्चुअली ब्रिटिश पीरियड जो है ना 1757 से पहले की बात है, जब जो इंडियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू बेसिकली सोर्स था वो कौन सी चीज थी? पहला ऑप्शन है भू राजस्व, सीमा शुल्क, सी ऑप्शन है अफीम या नमक पर एकाधिकार, और डी है आयकर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भू राजस्व। जैसे हम जानते हैं चाहे वो मेडिवल पीरियड हो, उसमें जो है ना मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो जाए भू राजस्व ही हुआ करता था। और कहीं कहीं पर जो है ना किसी किसी सल्तनत काल में किसी राजाओं के अधीन जो है ना जो रेवेन्यू सिस्टम था वो इतना उसको चेंज किया था इकता सिस्टम में, ताकि जो है ना जो लैंड है वो एक सैनिक को दे दी जाती थी और वहीं से उसने अपनी आय का स्रोत हुआ करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में पढ़ते हैं। किसने रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया? नंबर 1 लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटिन, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड लिटिन। एक्चुअली जो एक रॉयल टाइटल एक्ट आया था 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटिन के टाइम पर ही, उसमें जो है ना रानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी घोषित किया गया था। और वहीं पर ही उसको जैसे हिंदी में केसर हिंद की उपाधि बोलते हैं या क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया ये टाइटल था। और शाही शीर्षक अधिनियम 1876 के अंतर्गत लॉर्ड लिटिन का उस समय टाइम पीरियड था, उसमें रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। तो एक्ट आया था रॉयल टाइटल एक्ट 1876, उसको शाही शीर्षक अधिनियम हिंदी में 1876 कहते हैं। केसरे हिंद या क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया ये टाइटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेना भर्ती अधिनियम कब बनाया? ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1852, ऑप्शन सी 1850, ऑप्शन डी 1854। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1856। देखिए इस क्वेश्चन के पीछे इशू क्या था कि जो सामान्य सेना भर्ती अधिनियम था, जिसको इंग्लिश में जनरल सर्विस एंड एनलिस्टमेंट एक्ट भी बोला जाता है, ये बंगाल की आर्मी के लिए आया था। वहाँ जो रिक्रूटमेंट होता था सैनिकों का। एक्चुअली उस समय जो रिलीजियस हिंदू मैथोलॉजी और ये विश्वास था उस पर, उसमें जो है ना जो समुद्र हुआ करते थे उनको क्रॉस करना जो है ना अपनी कास्ट से जो है ना लॉस करना है कास्ट को। तो ये एक सिस्टम था उस समय लोगों के बीच में। और जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो चाहती थी कि जो सैनिक हैं वो बाहर भी जाकर जो है ना उनका जो कॉलोनियल सिस्टम है उसको एक्सपेंड कर सकें। इस वजह से ये रूल लेके आई थी जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856, जिसको सामान्य सेना भर्ती अधिनियम भी कहा जाता है। पर्पस ये था कि जो सैनिक हैं वो भारत के अलावा भी अन्य देशों में जाकर जो है ना अपने जो उनका इंपीरियल पावर है उसको एक्सपेंड कर सकें, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया मलेशिया हो या फिर जो है ना अफ्रीका का एरिया हो। तो ये सामान्य सेना भर्ती अधिनियम उस समय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सिंधिया विद्रोहियों के साथ सम्मिलित हो जाता तो मुझे कल ही यहाँ से भागना पड़ता। ये वक्तव्य किसने कहा था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी आउटरम, ऑप्शन सी जनरल डायर, ऑप्शन डी कैम्पबेल। एक्चुअली ये जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय की घटना है कि उस समय हम जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे 1857 का विद्रोह हुआ था। उस समय क्या हुआ था, जो रानी लक्ष्मीबाई थी अपने सैनिकों के साथ मार्च किया था उन्होंने ग्वालियर में, और ग्वालियर में जाकर जो है जो सिंधिया हैं उन्होंने उनका साथ नहीं दिया और वो आगरा में जाकर छिप गए थे। तो ये वहीं से लिया गया है कि सिंधिया जो है ना लोकल रूलर है, उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था। और जैसा कि अभी डिस्कस किया कि उस समय लॉर्ड कैनिंग थे, तो कैनिंग जो है ना उन्होंने ही ये वक्तव्य किया था कि अगर सिंधिया विद्रोह के सम्मिलित हो जाता तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। तो ये लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी किस वर्ष घोषित किया? अभी हमने किसने घोषित किया था, एक क्वेश्चन पढ़ा था, तो ये वर्ष के बारे में जान रहा है। क्योंकि रॉयल टाइटल एक्ट, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1858, 1876 ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1947। एक्चुअली अभी हमने डिस्कस किया कि जो रॉयल टाइटल एक्ट 1876 आया था, केसरी हिंद और क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, जिसे शाही शीर्षक अधिनियम 1876 भी बोला जाता है। लॉर्ड लिटिन के टाइम पर ये एक्ट आया था और करेक्ट आंसर 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान आर्थिक संकट कब फैला? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1931 1931, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1934। एक्चुअली ये ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो है ना, जो यूएसए से स्टार्ट हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में औद्योगिकरण को ब्रह्म मिथ्या कहा था? ऑप्शन ए मॉरिस डेविस मॉरिस, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी आर.पी. दत्त, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो जो उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था उसको मिथ्या बोला था, जो ऑप्शन है वो मॉरिस डेविड मॉरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय ग्राम अर्थव्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन ए आत्मनिर्भर, ऑप्शन बी नगरों पर निर्भर, ऑप्शन सी पड़ोसी प्रांतों पर निर्भर, ऑप्शन डी सरकार की सहायता पर जीवित थी। जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी, उस समय जो है ना इंडियन जो इकोनॉमी सिस्टम था वो सेल्फ रिलायंट था, ये मतलब आत्मनिर्भर था। उस समय हम काफ़ी चीज़ों का एक्सपोर्ट किया करते थे, चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी हो और चाहे वो जो सूती वस्त्र उद्योग है वो बहुत पीक पर था, और मसालों का जो व्यापार हुआ करता था, यहाँ तक कि जो खनिज पदार्थ थे जैसे साल्टपीटर वगैरह ये भी हम निर्यात किया करते थे। तो इस क्वेश्चन का आपको आइडिया मिल गया होगा कि ग्राम अर्थव्यवस्था जो है ना आत्मनिर्भर थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना रेलवे के उपयोग के बारे में पूछा गया। रेलवे प्रयुक्त होती थी, ऑप्शन ए विभिन्न प्रांतों को श्रम का यातायात मुहैया कराने के लिए, ऑप्शन बी दूरगामी क्षेत्रों में सामग्री तथा सामान ले जाने के लिए, ऑप्शन सी जांच उद्देश्यों के लिए सेना द्वारा इसका प्रयोग किया गया है, ऑप्शन डी निर्देशन उद्देश्यों के लिए। जैसे कि हम जानते हैं लॉर्ड डलहौजी एक जो कि गवर्नर जनरल थे, वो 1848 से 1856 ईस्वी तक उनका कार्यकाल था। उन्हीं के टाइम पीरियड में एक रेलवे मिनट ऑफ 1853 आया था, 1853 का रेलवे मिनट, जिसमें भारत की पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी जो बॉम्बे और थाने के बीच में बिछाई गई थी 1853 ईस्वी में। बेसिकली पर्पस यही था कि जो कॉलोनियल सिस्टम है और कॉलोनियल रूल है उसको एक्सपेंड करना। जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था उसके लिए रॉ मटेरियल की मुहैया कराना, और भारत एक सोर्स था रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल डिफरेंट जो फार फंग एरिया थे दूरगामी क्षेत्रों से, उनसे रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके रेलवे द्वारा जो है ना शिप के थ्रू ब्रिटेन भेजा जाता था, और वहाँ से रिवर्स प्रोसेस में जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थे यानी जो तैयार किया हुआ माल था वो शिप के द्वारा फिर रेलवे के द्वारा फार फंग एरिया में पहुँचाया जाता था। इसी की पर्पज से जो है ना ब्रिटेन ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवे का ये शुरुआत की थी 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, जिनका कार्यकाल अवधि थी 1848 से 1856 ईस्वी के मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही चल गया होगा, दूरगामी क्षेत्र में सामग्री तथा सामान ले जाने के लिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर जो है ना यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको मुझे आशा है कि क्वेश्चन के साथ साथ जो उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन हुआ उससे काफ़ी जानकारी मिली होगी, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आपसे अनुरोध है दोस्तों के बीच में शेयर करें जिनको जो तैयारी में लगे हुए हैं और आगामी तैयारी है बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वगैरह और लेखपाल और एसएससी सीजीएल्स वगैरह के लिए। और पुलिस में भी जब क्वेश्चन आते हैं तो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं। यूपीएससी यूपीपीसीएस में तो मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है ना ये पूछी जाती है, और मेजर कंट्रीब्यूशन या मेजर चंक जो है ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ही होता है। आपको ये सीरीज़ काफ़ी लाभदायक होगी, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको प्रेजेंटेशन और लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। तो हैव ए गुड डे। आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।